हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चल बेटा, वेलकम टू तगड़े क्लासेस। और आज की क्लास जो है हमारी थोड़ी देर से लगी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम ये वाला टॉपिक अपना स्टार्ट नहीं करेंगे या कंप्लीट नहीं करेंगे। तो आज की क्लास भी हमारी है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के ऊपर ही। आज की क्लास में हम करेंगे बेटा कुछ टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से तरीके के होते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न किस तरीके से, हम अपनी क्रॉप की क्वालिटी और क्वांटिटी को बढ़ाने पे फोकस कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून फॉर दिस लेक्चर और हम स्टार्ट करते हैं बेटा अपना अगला टॉपिक, जो कि है आपके कुछ टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कुछ टाइप्स ऑफ क्रॉप वैरायटी, कुछ टाइप्स ऑफ क्रॉप पैटर्न्स। तो ये है आपका इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज पार्ट 2। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं बेटा अगला टॉपिक। जैसे मैंने आपको बताया कि हम इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के लिए सबसे हम पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हम क्रॉप उगा रहे हैं या जो क्रॉप हमारे पास है उस क्रॉप में हमें एक्चुअली इम्प्रूवमेंट करनी क्या है। हम उस क्रॉप में इम्प्रूवमेंट क्या करना चाहते हैं। तो हम उस क्रॉप में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं कि भाई उसकी क्वालिटी अच्छी हो जाए और उसकी क्वांटिटी अच्छी हो जाए। अगर हम क्वांटिटी के टर्म्स में बात करते हैं तो क्वांटिटी में तो हमें उसकी ईल्ड बढ़ानी पड़ेगी, है ना, कि जितने हेक्टेयर ऑफ लैंड पे जितनी क्रॉप उग रही है हमें उससे ज्यादा उगानी है, तो क्वांटिटी तो इस तरीके से इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं क्वालिटी की, ठीक है, तो क्वालिटी में हमें क्या इंप्रूव करना है, क्वालिटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं। हम ऐसे कोशिश कर सकते हैं कि अगर क्रॉप में कुछ टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं, हमें एक तरीके के क्रॉप से कुछ तरीके के न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, तो अगर उसमें हम कुछ और न्यूट्रिएंट भी ऐड कर पाएंगे तो उसको हम बोलेंगे कि भाई हमने क्रॉप की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव कर दी है, राइट। तो जो उसमें हमारे लिए हार्मफुल चीजें हैं वो हम उसमें से डिलीट कर सकते हैं या वो हम उसमें से रिमूव कर पाए, और ऐसी चीजें जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है वो हम उसमें ऐड कर पाए। बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो बेटा न्यूट्रिएंट्स आपके दो तरीके के होते हैं, एज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, बॉडी को जो हमें हमारी रिक्वायरमेंट है। हम न्यूट्रिएंट नहीं कह रहे पूरे अर्थ पे कितने तरीके के हैं वो नहीं, हम किसके बेसिस पे कह रहे हैं सिर्फ कि हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट कितनी कहाँ कैसे है, उस बेसिस पे हम लोग न्यूट्रिएंट्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एंड दैट इज माइक्रो न्यूट्रिएंट बच्चे एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट। क्लियर है। तो दो तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं बच्चा, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। एज द नेम सजेस्ट, मैक्रो का मतलब होगा बेटा कुछ जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा, ठीक है, एनीथिंग व्हिच इज इन हाई क्वांटिटी and मोर क्वांटिटी, दैट इज मैक्रो न्यूट्रिएंट। और माइक्रो क्या होगा बच्चे, जो कम क्वांटिटी में है हमारे पास। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म मींस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रोस्कोप, छोटी चीजों को हम इनलार्ज करके देखेंगे, तो माइक्रो का मतलब हो गया जो चीज हमारी स्मॉल क्वांटिटी में है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी ऐसे न्यूट्रिएंट जो स्मॉल क्वांटिटी में हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं या फिर जो हमारी बॉडी में हमें कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट होंगे। जो हमें ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए वो बेटा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे। क्लियर है। तो चलिए बेटा एक बार स्टार्ट करते हैं, क्या होते हैं हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और क्या होते हैं हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं अमंग द 13 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, हमारे पास 13 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, यानी कि ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी में जरूरत ही पड़ेगी जिनकी। ठीक है, तो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं 6 आर द एसेंशियल न्यूट्रिएंट रिक्वायर अबंडेंस। इस 13 में से जो 16 है वो हमें अबंडेंस में चाहिए, यानी ज्यादा अमाउंट में चाहिए, जो मैं बोल रही हूँ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ज्यादा अमाउंट में चाहिए। किस लिए चाहिए बेटा, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। किसकी बात कर रहे हैं, प्लांट्स के अंदर अभी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम क्रॉप इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो प्लांट्स के अंदर हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए अबंडेंस में, उनको हम बोलेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट। कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे कि बेटा नाइट्रोजन हो गया, फोस्फोरस हो गया, पोटेशियम, कैल्शियम, तो सल्फर एंड मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये कुछ तरीके के हमने कितने एसेंशियल करने हैं, 6 करने हैं हमें। एसेंशियल में से 6 ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट को अबंडेंस में चाहिए होते हैं, उनको हम लोग मैक्रो न्यूट्रिएंट बोलेंगे। ठीक है, माइक्रो उसी का अपोजिट है, यानी कि अगर 13 में से 6 हमारे आ गए हैं मैक्रो में, तो 7 आ जाएंगे बेटा माइक्रो में। ठीक है, यानी कि 7 ऐसे न्यूट्रिएंट्स होंगे जो प्लांट को चाहिए कम अमाउंट में, उसको हम बोलेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो इसमें लिखा होगा द अदर 7 आर क्लासिफाइड इनटू माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसके एग्जांपल्स अगर हम बोले तो कि मैंगनीज है, क्लोरीन है, जिंक है, कॉपर है और आपका मॉलिब्डेनम है। ठीक है, एक और दूसरी चीज कि इसको हम ट्रेस मिनरल भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे इनको हम लोग, ट्रेस मिनरल भी बोलेंगे, इनको हम लोग ट्रेस मिनरल भी बोलेंगे बेटा।
ट्रेस का मतलब होता है आपका स्मॉल अमाउंट में, क्योंकि हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए तो हमको ट्रेस मिनरल भी बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि विच टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर नोन एज ट्रेस मिनरल्स। ठीक है, तो आप आंसर लिखेंगे एज दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। कौन से की बात करें? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। ठीक है, तो एज द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, देयरफॉर दे आर आल्सो नोन एज ट्रेस मिनरल्स। क्योंकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत स्मॉल अमाउंट में मिलते हैं हमें, इसीलिए हम इनको क्या बोल सकते हैं? हम इनको बोलते हैं ट्रेस मिनरल्स। क्लियर है? आपको दो तरीके के न्यूट्रिएंट्स समझ आए ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट बॉडी। ठीक है, प्लांट बॉडी की रिक्वायरमेंट पे हम दो तरीके के डिवाइड कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स को, मैक्रो एंड माइक्रो। ठीक है जी, क्लियर है बच्चे? आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे आते हैं कि अगर हम क्रॉप की इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, हम उनकी क्वालिटी बढ़ाना चाहते हैं, क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं, तो और हम क्या चीजें यूज कर सकते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स तो हमें उसमें डालने पड़ेंगे, पर उसके अलावा न्यूट्रिएंट को डालने का तरीका या ऐसा कोई तरीका जिससे साइड इफेक्ट हो कम से कम, है ना, साइड इफेक्ट्स हो कम से कम, और जो हमें चाहिए हमारे जो डिजायरेबल कैरेक्टर्स हैं एक क्रॉप के अंदर, वो डिजायरेबल कैरेक्टर्स आ जाए विद लेस और नो साइड इफेक्ट्स बोलूंगी मैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले जो यूज करेंगे बेटा वो होगा मैन्योर। ठीक है, अब मैन्योर क्या होता है? मैंने बता दिया कि भाई जो हम नेचुरली बनाएंगे, ठीक है, क्रॉप की इंप्रूवमेंट के लिए, जिसमें नो साइड इफेक्ट हो या लेस साइड इफेक्ट हो, नेचुरली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से बन रहा होगा हमारा खाद जिसे हम बोलते हैं, वो हम मैन्योर बोलेंगे। ठीक है, तो मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक मैटर, जैसे मैं बोल रही हूँ नेचुरल ऑर्गेनिक मैटर हो गया। कहां से मिल सकता है आपको? काउ डंग से। ठीक है, डंग से सिंपल में बोलूंगे कि एनिमल्स के वेस्ट से, ह्यूमंस के वेस्ट से, स्लज से, सीवेज से, डोमेस्टिक वेस्ट से, डिकम्पोज्ड प्लांट से, एनिमल से, यानी किसी भी हम नेचुरल चीजों को जब सड़ाने गलाने के बाद जो चीज बनेगी उसको हम मैन्योर बोलेंगे। ठीक है, चाहे वो एनिमल वेस्ट हो, चाहे वो प्लांट वेस्ट हो, चाहे वो डंग केक हो, या लोगों के घरों का जो मैं बोलती हूँ ना, दो तरीके के हमारे वेस्ट होते हैं, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कंपोस्ट करने के बाद बनेगा उसको हम मैन्योर भी बोलते हैं। ठीक है, तो मैन्योर क्या हो गया? कोई भी ऑर्गेनिक चीज को जब सड़ा गलाने के बाद जो हमारे खाद प्रोडक्ट बनेगा उसको हम मैन्योर बोलेंगे बेटा। ठीक है जी, हम ये क्यों यूज कर रहे हैं? इसमें क्या होगा? इसमें होगा इट कंटेन अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, उसमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट होगा। ठीक है, किसमें? मैन्योर की बात चल रही है। विच इंप्रूव द सॉइल क्वालिटी। अब होगा क्या अच्छा मैन्योर यूज करने से? सॉइल क्वालिटी बढ़ेगी और यील्ड बढ़ेगी। यही तो हमें बढ़ानी है इंप्रूवमेंट में, क्वालिटी और क्वांटिटी। तो क्वालिटी बढ़ेगी अगर सॉइल की क्वालिटी अच्छी होगी तो क्रॉप की अपने आप होगी बेटा। अगर सॉइल में लॉट्स ऑफ न्यूट्रिएंट एडेड हो गए हैं तो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को कौन टेकअप करेगा बेटा? प्लांट की रूट्स उसको प्लांट तक पहुंचाएंगी। तो सिंपल सी बात है, अगर सॉइल की क्वालिटी अच्छी है तो देयरफॉर जो आपका क्रॉप उगेगी वहां पर उसकी क्वालिटी अपने आप अच्छी हो जाएगी, और दूसरी चीज यहाँ पर यील्ड बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर हम अब दूसरी बात करते हैं कि कंपोस्ट क्या होता है और वर्मी कंपोस्ट क्या होता है। ठीक है, अब कंपोस्ट क्या है? जिसमें हम कोई भी बायोलॉजिकल वेस्ट, लिविंग वेस्ट, ठीक है, कोई भी लिविंग वेस्ट को अगर हम, जैसे मैंने जो बात करी प्लांट एनिमल का वेस्ट, लेकिन कंपोस्ट हो गया जहां प्लांट और एनिमल खुद ही एज अ वेस्ट यूज होंगे आफ्टर डिकेइंग। ठीक है, डिके होने के बाद उसको हम बोलते हैं कंपोस्टिंग। तरीका सेम है, बड़े बड़े पिट्स गड्ढे किए जाएंगे, उन बड़े बड़े पिट्स में या तो एनिमल की डेड बॉडीज या प्लांट की डेड बॉडीज इंक्लूड लीव्स, स्टेम्स, ये सब जो है प्लांट के डेड बॉडी में आते हैं। तो उनको जब डार्क बड़े थोड़े से कंपोस्ट पिट में उनको डाला जाएगा, उनको ढका जाएगा, और कुछ टाइम के लिए जब छोड़ते हैं हम लोग तो अपने आप वो क्या बन जाता है? कंपोस्ट बन जाता है। ठीक है, उसको कंपोस्ट बोलते हैं। एक बार पढ़ के देखते हैं। द प्रोसेस इन विच द बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल, जैसे मैंने आपको बताया, the biological waste material is decomposed in pits is known as composting। जब हम बायोलॉजिकल वेस्ट की बात कर रहे हैं और उन बायोलॉजिकल वेस्ट को हम बड़े बड़े गड्ढों में उनको डाल के, उनको ढक के कुछ टाइम उनको डिकम्पोज करने के लिए जब छोड़ेंगे तो उसको कंपोस्ट कहते हैं। ठीक है, पहली चीज ये। अब जैसे मैंने आपको बताया कि वेस्ट दो तरीके के हो गए बेटा, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल में क्या होता है कि बायोडिग्रेडेबल को जो डिकम्पोजर्स होते हैं उनको सड़ाते गलाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बोलूं कि आप कोई खाली मैदान देख रहे हो, अब उस खाली मैदान में आप आज एक केले का छिलका फेंक के आओ।
ठीक है, कोई केले का छिलका आपने फेंक दिया उस खाली मैदान में। अब आप उस अगले दिन जा रहे हो सेम जगह से, तो वो थोड़ा सा जो छिलका है थोड़ा गला हुआ नजर आएगा। दूसरे दिन जाओ थोड़ा और गला नजर, तीसरे दिन थोड़ा और कुछ टाइम बाद वो आपको विजिबल ही नहीं होगा, खत्म हो चुका होगा। होता क्या लॉजिक कि जो उसके न्यूट्रिएंट्स थे, जो सॉइल में प्रेजेंट डिकम्पोजर्स थे, उन्होंने उसके न्यूट्रिएंट्स को टेक अप कर लिया है और वो न्यूट्रिएंट्स उस सॉइल में चले गए हैं। ठीक है, दूसरी तरीके से अगर आप एक प्लास्टिक की बोतल को सेम लैंड पे डाल के जाओ उस केले के छिड़के के साइड में, ठीक है, उस अगले दिन जाके देखो वो तो डिकम्पोज हुआ है, जबकि जो प्लास्टिक की बोतल है वो रिमेन्स द सेम। ठीक है, तीसरे दिन वो डिग्रेड हो रहा है, प्लास्टिक की बोतल रिमेन्स द सेम। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे आसपास ऐसे मटेरियल्स है ना जिनको कुछ लोग तो डिकम्पोजर जो है डिकम्पोज कर पा रहे हैं और कुछ चीजों को डिकम्पोज नहीं कर पा रहे। तो जिनको नहीं कर पा रहे हैं बेटा वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जिनको कर पा रहे हैं वो डिग्रेडेबल वेस्ट हो गया। ठीक है, अब जो वेस्ट करवा रहा होगा बायोडिग्रेडेबल बोला ना कि सॉइल के अंदर कोई है डिकम्पोजर्स हैं जो उनको डिकम्पोज करवाने में हेल्प कर रहे हैं। उसी तरीके से जो मैंने भी कंपोस्टिंग आपको कराया कि भाई हमने जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं उनकी बॉडीज को जब डीप पिट में डाला और ढक दिया उनको, या नहीं भी ढकोगे तो कुछ टाइम बाद वो डिकम्पोज हो जाएंगे। तो जो उनको डिकम्पोजर करा रहे होंगे, जो उनको डिकम्पोज करा रहे हैं उनको भी डिकम्पोजर बोलेंगे। यहाँ पर एक स्पेसिफिसिटी दी गई है कि अगर वो जो डिकम्पोजिशन हो रही है वो अर्थवर्म के हेल्प से हो रही है। ठीक है, अगर उस डिकम्पोजिशन को अर्थवर्म करा रहा है तो उसको हम बेटा वर्मी कंपोस्ट बोलेंगे। क्लियर है, उसको हम वर्मी कंपोस्ट बोलेंगे। इसको मैं अलग से मेंशन कर देती हूँ एक बार। ठीक है, द कंपोस्ट इज प्रिपेयर बाय यूजिंग अर्थवर्म। अगर कंपोस्ट जो है अर्थवर्म के मदद से हो रहा है तो उसको हम वर्मी कंपोस्टिंग बोलेंगे। क्लियर, बात समझ आ गई आपको? मैन्योर समझ आया, नेचुरली मेड ऑर्गेनिक मटेरियल का अगर हम बना रहे हैं तो उसको हम मैन्योर बोलेंगे। नेचुरली ऑर्गेनिक मटेरियल अगर डिकम्पोज हो रहा है वो मैन्योर होता है, उस प्रोसेस को कंपोस्ट बोलते हैं। अगर प्रोसेस अर्थवर्म के हेल्प से हो रहा है तो उसको वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। क्लियर बच्चे, कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है सबको? आगे चलेंगे बात। इसके बाद है एक और इंपॉर्टेंट स्टेप इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग और इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द क्रॉप। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्लियर है? ऑर्गेनिक फार्मिंग नाम से देखो, फार्मिंग जब हम किसी भी क्रॉप की फार्मिंग कर रहे हैं, प्रोसेस ऑफ फार्मिंग इज मतलब किसी भी क्रॉप को लगा रहे हैं, उगा रहे हैं, वो फार्मिंग हो। ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या मतलब है? ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब है बेटा कोई भी उसमें केमिकल यूज ना हो। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज यूज ना हो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं बनी है, केमिकल यूज नहीं होना चाहिए। श्योर, आप नॉर्मली उसको मैन्योर, अच्छा वाला मैन्योर है, अच्छी वाली क्रॉप है, अच्छी वाली सीजन से उगा रहे हैं, कोई भी बाहर के इनऑर्गेनिक चीज यूज नहीं कर रहा, दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होगा? ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ फार्मिंग सिस्टम विद मिनिमम और नो यूज ऑफ केमिकल्स। मिनिमम भी नहीं है, आप नो यूज ही लेके चलो कि मेजरली तो ऑर्गेनिक फार्मिंग वही होगी जिसमें कोई यूज नहीं हो रहा है किसका? केमिकल्स का। ठीक है, एज फर्टिलाइजर्स एंड विद अ मैक्सिमम इनपुट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर। और मैन्योर होगा मैक्सिमम, फर्टिलाइजर होगा नहीं। तो मैं इसको जरा लिख देती हूँ कि भाई हम फर्टिलाइजर को यूज नहीं करेंगे, या मैं क्रॉस लगा देती हूँ, और मैन्योर को हम ज्यादा क्वांटिटी में यूज करेंगे। ठीक है, ऑल रिसोर्सेज आर यूज्ड ऑप्टिमली टू गेट मैक्सिमम और केमिकल फ्री यील्ड। मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा हो और केमिकल फ्री हो। हर जगह बात जो है क्वालिटी और क्वांटिटी की चल रही है। ठीक है, आगे है क्रॉपिंग पैटर्न। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग को अच्छा बनाने के लिए क्रॉपिंग पैटर्न कर सकते हैं। अब क्रॉपिंग पैटर्न क्या है? क्रॉपिंग पैटर्न है बेटा आपका कि जो हम लोग क्या है नॉर्मली क्रॉप तो उगाते हैं, हर जगह उगाते हैं, लेकिन उसको अलग अलग तरीके से उगाया जा सकता है। अलग अलग क्रॉप के सीजन के अकॉर्डिंग या लैंड के अकॉर्डिंग या टाइम के अकॉर्डिंग उगाया जा सकता है। तो वो अलग अलग पैटर्न होते हैं अलग अलग जगह पर या अलग अलग लोगों के, उनको हम पढ़ेंगे अपने क्रॉपिंग पैटर्न्स में। ठीक है, क्रॉपिंग पैटर्न्स कितने तरीके के हो सकते हैं? तो क्रॉपिंग पैटर्न है बेटा आपका, क्रॉपिंग पैटर्न रेफर्स टू, किसकी बात कर रहे हैं? The proportion of area under various crops, the three types of cropping pattern। मतलब हमारे पास सेम एरिया है भाई, पर हमको क्या करना है? हमको ज्यादा क्रॉप उगानी है, हमको वैरायटी वाली क्रॉप उगानी है, हमको क्वालिटी वाली क्रॉप उगानी है। तो उसके लिए हम कुछ क्रॉपिंग पैटर्न्स को पे बेस्ड हम लोग करेंगे, जिसमें से सबसे पहला क्रॉपिंग पैटर्न है आपका इंटरक्रॉपिंग। ठीक है,
सबसे पहला है आपका इंटर क्रॉपिंग। क्लियर बेटा? अब इंटर क्रॉपिंग में क्या होगा कि इंटर मतलब अंदर, इंटर का मतलब हो गया अंदर, क्रॉपिंग मतलब क्रॉप्स। तो एक सेम लैंड एरिया है, उस सेम लैंड एरिया में हम 2 या 3 तरीके की क्रॉप्स उगाएंगे एक साथ। ठीक है, ये नहीं कि अभी एक हफ्ते तो मैं नहीं बोलूंगी कि 2 महीने ये 2 महीने, ऐसे नहीं। सेम लैंड एरिया, सेम लैंड एरिया में सेम तरह के क्रॉप्स या डिफरेंट तरह के क्रॉप्स, आप 2 या 3 तरह के क्रॉप्स उगाएंगे एक ही साथ, दैट इज इंटर क्रॉपिंग। ठीक है, जैसे कि इंटर क्रॉपिंग में लिखा हुआ इट इज अ क्रॉपिंग टेक्निक इन विच 2 और मोर क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड साइमल्टेनियसली, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप्स एक साथ उगाई जाती हैं ऑन सेम पीस ऑफ लैंड। ठीक है, लेकिन जो इसमें रो पैटर्न हो ना वो स्पेसिफिक हो। स्पेसिफिक का क्या मतलब है कि एक जो रो है वो एक तरह की क्रॉप की, दूसरी रो है जो दूसरी क्रॉप की, तीसरी रो है तीसरी तरह की क्रॉप की, फिर अगेन सेम रिपीट होगा। जो अगली रो होगी वो पहली क्रॉप की, उससे अगली दूसरी क्रॉप की, उससे अगली तीसरी क्रॉप की। तो बात समझ आया कि जब हम 2 या 3 तरह के क्रॉप एक सेम लैंड पीस में उगाएंगे तो उसको हम इंटर क्रॉपिंग बोलेंगे बच्चे। क्लियर है? ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न है। इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है बेटा जी, फिर आगे करते हैं हम लोग। आगे हमारा सेकंड टाइप ऑफ पैटर्न है, सेकंड टाइप ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न है बेटा क्रॉप रोटेशन। ठीक है, क्रॉप रोटेशन जैसे कि नाम से हमें थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कि क्रॉप रोटेशन क्या हो गया। जैसे आप लोग क्लासरूम में बैठते हैं, ठीक है, कोई बच्चा फर्स्ट बेंच पे बैठता है, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, तो उस तरीके से क्या होता है हम रोटेशन वाइज बैठते हैं। रोटेशन वाइज का क्या मतलब है कि जो पहले बैठा है वो सेकंड पे आएगा, फिर थर्ड पे आएगा, तो सीक्वेंस वाइज जो है वो रोटेशन होती रहती है। तो क्रॉप रोटेशन में भी क्या है, क्रॉप रोटेशन में भी हम एक लैंड पे एक तरीके की क्रॉप लगाएंगे 6 मंथ तक लगा ली फॉर एग्जाम्पल, उसके बाद अगले 6 मंथ दूसरी क्रॉप लगेगी, फिर अगले 6 मंथ दूसरी क्रॉप लगेगी। ये मैं आपको बता रही हूँ मंथली वाइज। ठीक है, तो अगर हम क्रॉप्स लगा रहे हैं एक प्री प्लान्ड तरीके से कि भाई इस टाइम पे ये लगेगी, इस टाइम पे लगेगा, हम प्री प्लान तरीके से क्रॉपिंग लगा रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे बच्चे क्रॉप रोटेशन। समझ आ गया? लेकिन वो प्री प्लान होगा कि हम पहले से करेंगे कि ये वाले 6 महीने ये लगनी चाहिए, ये वाले 6 महीने या ये साल ये वाली उगेगी, ये साल ये वाली होगी। तो हम या तो ईयरली भी उसको बोल सकते हैं, मंथली भी जब हम क्रॉप लगा रहे हैं तो उसको क्रॉप रोटेशन बोला जाएगा। ठीक है, जैसे कि इन्होंने बोला है कि क्रॉप रोटेशन क्या हो गया आपका, इट इज अ क्रॉपिंग टेक्निक which is practiced for growing different crops on the same land in pre-planned succession। लेकिन हम इसमें एक टाइम पे एक ही तरीके की क्रॉप उगाएंगे, एक टाइम पे एक से ज्यादा तरह की क्रॉप हम लोग नहीं उगा सकते हैं। द क्रॉप्स आर सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन, यानी कि 1 ईयर 2 ईयर रोटेशन हो गया, तो इस पे हम ड्यूरेशन के बेसिस पे उनको करेंगे कि 1 साल तक उगानी है हमें, या 2 साल तक यही चलेगी, या 6 महीने चलेगी। तो हम जब टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग क्रॉप्स उगाएंगे रोटेशन वाइज, दैट इज क्रॉप रोटेशन। ठीक है बच्चे, सेकंड वाला समझ आ गया है। तीसरा तरीका है क्रॉपिंग पैटर्न का बच्चा मिक्स्ड क्रॉपिंग। अब मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या करेंगे हम, मिक्स्ड क्रॉपिंग में भी हम क्या करेंगे, एक सेम पीस ऑफ लैंड है, उस सेम पीस ऑफ लैंड में हम अलग अलग तरीके की क्रॉप्स उगाएंगे। ठीक है जी, वही सेम बात चल रही है कि सेम पीस ऑफ लैंड है, उस पे हम 2 या 3 या 4 तरीके की अगर क्रॉप उगाएंगे तो उसको हम मिक्स्ड क्रॉपिंग बोलेंगे। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, एक तरफ है हमारी मिक्स्ड क्रॉपिंग, दूसरी तरफ है हमारी इंटर क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग में भी मैंने आपको यही बताया था कि हम जो है सेम लैंड पे 2 या 3 तरीके की क्रॉप उगाएंगे। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि जब हमने इंटर क्रॉपिंग किया था तो आपको ध्यान हो कि मैंने ये लिखा था भाई स्पेसिफिक रो पैटर्न। जो इसमें इंटर क्रॉपिंग में जो रो होगा, जो रो होंगी क्रॉप्स की वो एक फिक्स्ड पैटर्न में होंगी। फॉर एग्जांपल पहली रो हो गई आपकी एक क्रॉप की, दूसरी रो दूसरी क्रॉप की, तीसरी रो तीसरी क्रॉप की, रो वाइज पैटर्न होगा इंटर क्रॉपिंग में। मिक्स्ड क्रॉपिंग में हम कोई रो नहीं बनाएंगे, हम कहीं भी बीज डाल देंगे और जो क्रॉप जैसे उगेगी वो उसकी खुद की मर्जी होगी। तो हम एक फिक्स्ड पैटर्न में, एक फिक्स्ड रो में नहीं उगाएंगे। उसी तरीके से अगर मैं इंटर क्रॉपिंग में आऊं तो जब हम सीड सो करेंगे उस टाइम पे, जब हम बीज डाल रहे हैं ठीक है लैंड पे, तो हम एक लाइन में एक तरीके के बीज डालेंगे, सिंपल सी बात है, अगर हमें उस तरीके से उगाना है। जबकि अगर मिक्स्ड क्रॉपिंग पे आ जाओ तो मिक्स्ड क्रॉपिंग में जो सेम तरह क्रॉप्स है उनके बीज को हम मिक्स कर लेंगे, उनकी सीड्स को मिक्स करा जाएगा और उनके सीड्स को हम अलग अलग प्लांट नहीं करेंगे, एक साथ ही डाल देंगे जैसे कर रहे हैं। ठीक है, एक और डिफरेंस मैं बोल सकती हूँ कि जो क्रॉपिंग हम इंटर क्रॉपिंग में कर रहे हैं, ठीक है, इंटर क्रॉपिंग में जो भी हम क्रॉप उगाएंगे उनके लिए शायद बोल रही हूँ मैं
फर्टिलाइजर्स भी अलग हो सकते हैं, पेस्टिसाइड्स भी अलग हो सकते हैं, क्योंकि अलग तरह के क्रॉप है, अलग तरह के कीड़े लगेंगे तो अलग तरीके का पेस्टिसाइड होगा, ठीक है। जबकि मिक्स्ड क्रॉपिंग में जो सारी क्रॉप्स हैं उसमें फर्टिलाइजर भी सेम जाएगा, पेस्टिसाइड भी सेम जाएगा, मैन्योर भी सेम जाएगा। तो डिफरेंस आप समझ पाए मिक्स्ड क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग में। इंटर क्रॉपिंग में जो क्रॉप्स होंगी उनकी फिक्स्ड रोज होंगी, जबकि मिक्स्ड क्रॉपिंग में जो क्रॉप्स होंगी उसकी कोई फिक्स रो नहीं होगी। क्लियर है बेटा? वो कैसे भी सो हो जाएंगे लैंड के अंदर। तो एक बार मिक्स्ड क्रॉपिंग में लिख लेते हैं, इट रेफर्स टू अ क्रॉपिंग सिस्टम where two or more crops are cultivated on the same piece of land simultaneously, like simultaneously मतलब without any pattern, बल्कि मैं इसमें ये भी लिख सकते हैं कि without any row or any pattern, मुझे उसमें कोई रो या कोई पैटर्न नहीं चाहिए। क्लियर है? किसके अंदर? मिक्स्ड क्रॉपिंग के अंदर। क्लियर बच्चे? ये 3 टाइप ऑफ क्रॉपिंग समझ आया। सबसे पहला था आपका इंटर क्रॉपिंग, दूसरा था क्रॉप रोटेशन और तीसरा है आपका मिक्स्ड क्रॉपिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कि हमें कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्लांट के अलावा एनिमल से भी मिल रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं हमारे, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए हैं, या मैं बोलूँ वूल हो गया है, या मैं बोलूँ हनी हो गया है, तो ऐसे बहुत फिशेस हो गए हैं, तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, चिकन हैंड मीट, ये सब जो चीजें हैं। तो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो हमें प्लांट के अलावा भी एनिमल से मिल रहे हैं। तो एनिमल्स को भी रखना, उन लाइफ स्टॉक का देख रेख करना, उनको यूज करना फॉर द ह्यूमन वेलफेयर और द डेयरी प्रोडक्ट और द ह्यूमन प्रोडक्ट। ठीक है जी, ह्यूमन वेलफेयर के लिए जो भी हम प्रोडक्ट यूज करेंगे उसके लिए उनका रख रखाव ही एनिमल हस्बेंड्री होता है। क्लियर? तो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे बच्चे, एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि ऐसे एनिमल्स की फार्मिंग करना, मेंटेनेंस करना, रख रखाव करना जो कि आगे जाके ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करेंगे, या फिर जो हम एज अ फूड खा सकते हैं, तो उसको हम लोग एनिमल हस्बेंड्री के टर्म्स में लेंगे। तो एनिमल हस्बेंड्री इज द फार्मिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ एनिमल्स फॉर कमर्शियल पर्पस। ये भी लिख सकते हैं भाई, कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि मिल्क के लिए, मीट के लिए, एग्स के लिए। इसमें मैं और अगर ऐड ऑन करूं तो मैं बोल दूंगी हनी के लिए, वूल के लिए। तो जो भी चीजें होंगी वो हमारे एनिमल हस्बेंड्री में आएंगी। क्लियर है? सबसे पहले है हमारा बच्चे पोल्ट्री फार्मिंग। नंबर 1 इज पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग है जब हम हैंस को, चिकन्स को रख रहे हैं, उनका रख रखाव कर रहे हैं, किसके लिए? आइदर फॉर एग्स और द मीट। ठीक है, एग्स के लिए, मीट के लिए, तो उसको हम पोल्ट्री फार्मिंग बोलते हैं। is a form of animal husbandry in which undertaken to raise domestic fowls for the production of egg and chicken and meat। ठीक है, तो इस चीज के रखने के लिए जो हम एग्स को, हैंस को रख रहे हैं, इनको बोलते हैं बेटा पोल्ट्री फार्मिंग। ठीक है, अगला आ गया बच्चे, अगला है हमारा, मैं इधर लिखूंगी, अगला है हमारा एक्वा कल्चर। ठीक है, अगला है हमारा एक्वा कल्चर। एक्वा वर्ड का मतलब है वाटर। ठीक है, समथिंग इट इज रिलेटेड टू वाटर। तो पानी में ऐसी क्या चीज है जो हम यूज कर रहे हैं एज अ फूड सप्लीमेंट? दैट इज फिश। ठीक है, फिश हो गई। तो फिश इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, हमें पता है। फॉर्म द डाइट ऑफ पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया, जो मेजरली जो पानी के आसपास वाले एरियाज है वहां पर ये एक मेजरली फूड एलिमेंट है, मेजर फूड एलिमेंट है। ठीक है, तो हम सिंपल बोलेंगे द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग फिश इज नोन एज एक्वाकल्चर। तो फिशेस को पकड़ने का जो प्रोसेस को एक्वाकल्चर बोलते हैं। फिशेस भी यूज हो सकते हैं हमारे खाने में। ठीक है, और थर्ड है बच्चे एपीकल्चर। ठीक है, या इसको हम और क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बेटा बी कीपिंग। थर्ड इज बी कीपिंग या एक्वाकल्चर। अब बीज यानी हनी बीज की बात चल रही है, तो हनी बीज को भी हम लोग यूज करते हैं कैसे? एज अ प्रोडक्ट टू यूज टू एक्सट्रैक्ट हनी। ठीक है, हाउस बीज को भी हम यूज करते हैं, हनी बीज को भी हम यूज करते हैं, किस लिए? हनीज को निकालने के लिए, हनी को निकालने के लिए। तो बी कीपिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एपीकल्चर। इट इज द रेयरिंग ऑफ बीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड वैक्स। तो ये हमारी कुछ टाइप ऑफ एनिमल हस्बेंड्री है क्या, जिसमें हम एनिमल्स को रख रहे हैं, किसके लिए? ह्यूमन वेलफेयर के लिए, कुछ प्रोडक्ट्स के लिए। अब बेटा यहाँ पर हमारा चैप्टर एक खत्म हो रहा है। यहाँ पर चैप्टर खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि जो सारा चैप्टर था इसमें से जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, जितने टॉपिक्स आ सकते हैं, हम लोग सब कवर कर चुके हैं। लेकिन हमारा एक ब्रीफ, या हमें बोलूं कि हमारा चैप्टर ओवरऑल खत्म हो चुका है।
अब आप लोग इसको पढ़िए, इसको देखिए, और अगर आप लोगों को लगता है कि इसमें से कुछ मिसिंग है या कोई टॉपिक ऐसा जो रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज मैं इस चैप्टर का इन लेक्चर्स के खत्म होने के बाद भी एक और लेक्चर हम लोग डिलीवर करेंगे, जिसमें मैं डिस्कस करूंगी अबाउट द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस चैप्टर। उसमें मैं कोशिश करती हूँ कि हम कवर करें एक तो वो टॉपिक जो हमारे यहाँ पर कवर नहीं हो पाए हैं, दूसरी चीज वो क्वेश्चंस जो यहाँ पर कवर नहीं हुए हैं पर इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन जो आएंगे इसमें से ही, पर आप लोग समझ नहीं पाएंगे कि उसका आंसर किस तरीके से करना है। तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर बनेगा बेटा वो इसके क्वेश्चंस का ही बनेगा, क्वेश्चन बेस्ड लेक्चर होगा हमारा इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज चैप्टर का, ठीक है जी। तो बेटा तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, कीप रिवाइजिंग, लर्निंग एंड इवॉल्विंग। थैंक यू।